गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम समास पढ़ेंगे। समास जैसे संधि होती है वैसे ही समास होते हैं, बस इनके कुछ नियम अलग होते हैं। संधि में हम दो शब्दों को दो वर्णों को मिलाकर जो परिवर्तन होता है वह संधि होती है। लेकिन समास में हम दो वर्णों को और कभी कभी एक पूरे वाक्य को संक्षिप्त कर कर लिखते हैं, उनकी संधि करके लिखते हैं, तो वो जो परिवर्तन होता है वो समास कहलाता है। समास इसका नाम है संक्षिप्तीकरण। समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गह प्रत्यय करने पर होती है, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा है संक्षेप करना, यानी अनेक पदों को एक होकर लिखना। तो जब समास अनेक पद मिलकर एक हो जाते हैं तो वो समास कहलाता है। जैसे हमने कहा सीताया पति, सीताया यानी सीता का पति, तो हमने इसको एक वाक्य की जगह एक शब्द में कह दिया सीतापति, तो अर्थ वही निकलेगा, बस क्या हो गया, वो छोटा हो गया, तो संक्षेप में लिख दिया हमने। तो दो पद मिलकर एक शब्द बना सीतापति, यही समास है। संस्कृत भाषा में मुख्यतः 5 भेद होते हैं समास के। 5 भेद माने गए हैं इसके। पहला है अव्ययीभाव, दूसरा है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, एक वैधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। वैधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। प्रथमा, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इस प्रकार। और दूसरा भेद है समानाधिकरण, इसके भी 2 भेद हैं, कर्मधारय और दृगु समास। तो तीसरा समास है हमारा बहुव्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व और पांचवा है केवल। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ ये 4 समास है, केवल समास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आज हम इन चारों समासों का अध्ययन करेंगे। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पूर्व जो पद है उसका ही अर्थ प्रधान होगा, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास में पहला शब्द अव्यय होता है तथा बाद वाला शब्द संज्ञा होता है। अव्ययीभाव समास के अधिकांश शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में ही चलते हैं, उनके रूप नहीं चलते। जैसे उपगंगम, उसका अर्थ है गंगाया समीपम। जो हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे इसका, गंगाया समीपम। विग्रह का अर्थ क्या होता है, उस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उसको हमें विस्तार यानी पूर्व स्थिति में लिखना। उप ये उपसर्ग है एक, है ना, तो जब गंगम से हमने उपसर्ग जोड़ दिया, उप का मतलब होता है समीप, और गंगा यानी कि गंगा, तो गंगा के समीप। उपकृष्णम तो कृष्ण के समीप, तो कृष्णस्य समीपम। निर्मक्षिकम यानी मक्खियों का अभाव, तो मक्षिकाया अभाव। तो जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं उसका अर्थ उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे वो उसका विग्रह हो जाएगा। अति हिमम यानी हिम की अत्यता यानी अधिकता, है ना, तो हिमस्य अत्यः। अनुरूपम यानी रूप के अनुसार, तो रूप के योग्य, तो रूपस्य योग्यम। सचक्रण चक्रेन, तो सचक्रम का अर्थ है चक्र के साथ, है ना, तो चक्रेण युगपद युगपद। तो इस प्रकार से जिन शब्दों में आगे उपसर्ग होता है और वो नपुंसक लिंग के एक वचन के होते हैं, तो वहाँ हमारा अव्ययीभाव समास होता है। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्राय अंत उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण से देख लेते हैं, राज्ञ पुरुष, तो राज्ञ पुरुष यानी राजा का पुरुष, तो किसके विषय में बात की जा रही है, पुरुष के विषय में, है ना। तो पुरुष क्या है, बाद वाला पद है, तो वहाँ उसकी प्रधानता है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर पुरुष को लाने की बात की जा रही है, राजा के विषय में नहीं कहा जा रहा, तो इसलिए यहाँ हमारा तत्पुरुष समास है। इसमें उसी के नाम से, अब ये तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति होती है इसमें उसके नाम से जाना जाता है। जैसे कृष्णम आश्रितः, कृष्णम श्रितः यानी कृष्ण पर आश्रित। अब कृष्णम में कौन सी विभक्ति है, देखिए द्वितीय विभक्ति, तो ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। इस प्रकार यह तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार का होता है। द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का लोप हो जाता है जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं। जैसे हमने समास विग्रह से पढ़ेंगे फिर उसका समस्त पद बनाएंगे। दुखम आतीतः यानी कि दुख में पड़ा हुआ, दुख में पड़ा हुआ। अब दुखम में द्वितीय व्यक्ति है लेकिन हमने जब जोड़ा तो क्या बन गया, दुखातीतः। जो इसकी विभक्ति थी उसका लोप कर दिया और पीछे वाला शब्द एज इट इज का सह जोड़ दिया। कूपम पतितः,
है ना। तो कूप पतितः, ग्रामम गतः तो ग्राम गतः, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः, तो इसमें द्वितीय व्यक्ति का लोप कर दिया हमने, है ना। अब है तृतीय करण तत्पुरुष। तो जब हम इसमें विग्रह करेंगे तो हम तृतीय व्यक्ति लगाएंगे। जैसे पहले वाले में हमने द्वितीय लगाई थी। तो विद्याहीन यानी विद्या से हीन, धन्यार्थ यानी धान्य से अर्थ, है ना। पुण्यार्थ यानी पुण्य से अर्थ, नखई भिन्न यानी नखों से, भिन्न यानी काटा हुआ, हरि त्रात यानी कि हरि से त्रात, है ना। तो इनमें सब में तृतीय व्यक्ति है। चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष क्या कहता है कि ये चतुर्थी विभक्ति से युक्त पद होते हैं, उनसे जब हम समास बनाते हैं तो वो चतुर्थी संप्रदान कहलाता है। जैसे भूत बलि, भूतव्य बलि यानी भूतों के लिए बलि, तो भूत बलि। ऐसे अब यहाँ देखिए अर्थ भी निकल रहा है के लिए, है ना। भूत बलि यानी भूतों के लिए बलि, द्विजार्थ यानी कि ब्राह्मणों के लिए आ रहा है। तो द्विजाय अर्थ गौव्य हितम यानी गायों के हित के लिए, गौ सुखम यानी गायों के लिए सुख। तो यहाँ के लिए चतुर्थी आ रहा है, जब हम विग्रह करेंगे तो ये चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। पंचमी अपादान तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति से युक्त जो सुबंत शब्द होंगे उनके संग जो समास होगा वो पंचमी अपादान कहलाएगा। जैसे चौर भयम तो चौराद भयम, स्तोकान मुक्त स्तोकात मुक्त, समीपादगत तो समीप से आया हुआ, दूरादगत यानी दूर से आया हुआ, है ना। तो इस प्रकार से षष्ठी अंत पद का सुबंत के साथ समास होगा। तो जैसे हमने कहा राजपुरुष, है ना। तो राजपुरुष राजा का पुरुष, रजत पात्रम तो रजत पात्र यानी चांदी का पात्र, गंगाया जलम गंगा जलम, राजधानी तो राज्य धानी। तो इस प्रकार ये हमारे षष्ठी तत्पुरुष हुआ। अगला है हमारा अंतिम तत्पुरुष समास है सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी विभक्ति से युक्त जो पद होते हैं उनमें हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अक्ष शौंड, अक्ष यानी जो पांसे होते हैं उसको अक्ष कहते हैं। शौंड माने चतुर, तो जो पांसों में चतुर होगा, में आ रहा है ना। और बहुत सारे हैं पासे, तो अक्षेशु शौंड। अक्ष धूर्तः यानी पासों में धूर्त कपटी, तो अक्षेशु धूर्तः। तो यहाँ पर हमने सप्तमी तत्पुरुष तक ये व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद पढ़े। अब दूसरा है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण यानी जहाँ दोनों में समान विभक्तियाँ होती हैं। वहाँ हमारी पहली में तो हमारी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक थी, लेकिन जो बाद वाला पद तक वहाँ प्रथमा विभक्ति थी, लेकिन यहाँ हमारी दोनों में समान विभक्ति चलेगी। अब इसके दो भेद होते हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगु। जो सबसे पहले कर्मधारय पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का यह भेद विशेषण, विशेष्य और उपमान पर आधारित होता है। यहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और दोनों में समान विभक्ति ही लगती है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम यानी नीला है कमल, विशाल वृक्ष बड़ा है वृक्ष, मधुरम फलम तो मधुर फल, घनश्याम यानी कि बादलों के समान काला, है ना। चंद्रमुखम चंद्रमा के समान मुख, तो इव लग रहा है, विशेषणवाची शब्द लग रहा है। नीलम, विशाल, मधुर, घन, चंद्र, कमल, यहाँ ये सब क्या विशेषणवाची शब्द लगते हैं जब किसी के साथ, तब वो हमारा कर्मधारय समास होता है। अगला है द्विगु समास। द्विगु जब कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु हो जाता है और यह अधिकांश समाहार यानी समूह अर्थ में होते हैं। जैसे त्रिलोकम, अब त्रि शब्द क्या है, संख्यावाचक है और लोक हमारा संज्ञा है, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः यानी तीन लोकों का समूह। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः यानी चार युगों का समूह। पंचपात्रम यानी पंचानाम पात्राणाम समाहारः यानी पांच पात्रों का समूह। तो ये समूह अर्थ में होते हैं। इस प्रकार से जो संख्यावाचक शब्द होंगे वो द्विगु समास में आते हैं। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद यानी कि हमें उसको, जब हम शब्द का अर्थ निकालेंगे तो किसी और पद का अर्थ उसमें निकलेगा। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, है ना। तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, पीतम अंबरम यस्य स, पीला है अंबर जिसका वह। दशानन, दश आननानि यस्य सह, यस्य सह माने जिसका वह। चक्रपाणौ, चक्रम पाणौ, चक्र माने चक्र है, पाणौ माने हाथ में, यस्य माने जिसके, सह माने वह, अर्थात चक्र है हाथ में जिसके वह।
तो इस प्रकार हमारा प्राप्तोपगम या प्राप्त है उदक, यम माने जिसको वह, प्राप्त है जल जिसको वह, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, चंद्रमुखी, चंद्रशेखरम, चंद्र है शेखर यानी शिखर पर जिसके वह। तो यह सभी हमारे क्या है, बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास रहता है जहाँ दोनों पद अपने अपने प्रधान अर्थ में होते हैं, दोनों पदों का अपना अर्थ होता है ना, तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हम बीच में च लगाते हैं। जैसे हमने कहा पार्वती परमेश्वर हो, दो शब्द हैं पार्वती और परमेश्वर, तो यहाँ पर हमने क्या करा, पार्वती लिखा और परमेश्वर लिखा, तो दोनों का अर्थ है, तो इसलिए हम दोनों के बीच में च लगा देंगे दोनों के बाद। और राम कृष्णौ, तो रामश्च कृष्णश्च, हरिहरौ हरिश्च हरश्च, पाणिपादम पाणी च पादौ च। तो इस प्रकार ये सभी जो वर्ण हैं, सभी जो शब्द हैं, वो अपने अपने अलग अलग अर्थ देते हैं, कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों अलग अलग अर्थ हैं। तो इसीलिए जब हम इनको एक साथ लिखते हैं तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो बीच में च जोड़ देते हैं, तो ये हमारा समास विग्रह हो जाता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने समासों को पढ़ा है। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।